दिसंबर 28, 2025 को अपलोड होने वाली इस रिपोर्ट में आज पेंशन से जुड़ी दो बड़ी अपडेट्स पर बात है जिनका असर सीधे ला खोम परिवारों के मासिक बजट, दवाइयों के खर्च, किराए, बिजली पानी और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ता है। यहां लक्ष्य सिर्फ बातें दोहराना नहीं, बल्कि पूरी तस्वीर को साफ और सरल भाषा में सामने रखना है ताकि किसी भी पेंशन धारक को भ्रम न रहे और कोई भी लाभ केवल जानकारी की कमी के कारण छूटे नहीं। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर अपडेट आपको समय पर, आसान भाषा में और बिना उलझन के मिलती रहे, तो इस जानकारी को आखिर तक सुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चर्चा ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 की। दशकों से यह मुद्दा लगातार उठता रहा है कि न्यूनतम पेंशन इतनी हो कि बुजुर्ग व्यक्ति सम्मान के साथ अपना जीवन चला सके। इसी मांग को लेकर लंबे समय से आवाज उठती रही, ज्ञापन गए, बैठकें हुई और अलग अलग स्तर पर लगातार दबाव बनाया गया। अब जो संकेत सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर लगभग 3000 भारतीय नेपाली रुपया मासिक करने की दिशा में बात आगे बढ़ी है। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, उस सामाजिक सुरक्षा का आधार है जो रिटायरमेंट के बाद इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने निजी क्षेत्र में अपना पूरा जीवन मेहनत करके गुजारा और अब बुढ़ापे में स्थिर आय के लिए पेंशन पर निर्भर है। समस्या यह रही कि समय बदला, महंगाई बढ़ी, इलाज महंगा हुआ, रोजमर्रा का खर्च कई गुना हो गया, लेकिन न्यूनतम पेंशन की राशि लंबे समय तक उतनी ही रही। नतीजा ये हुआ कि बहुत से पेंशन धारक दवा और राशन जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करने लगे। इसलिए आज की चर्चा में सबसे जरूरी बात यह है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग केवल बढ़ोतरी नहीं, बल्कि इन सम्मान और सुरक्षा का प्रश्न है। जब किसी बुजुर्ग को अपनी ही दवा खरीदना के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े तो वो सिर्फ आर्थिक कमजोरी नहीं होती, वो आत्मसम्मान की चोट भी होती है। यही वजह है कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन में सुधार को लेकर जितनी भी बातें सामने आती हैं उनका महत्व लाखों घरों में बहुत बड़ा हो जाता है। अब एक दूसरा अहम पहलू है महंगाई के साथ पेंशन का तालमेल। बहुत लोग कहते हैं कि केवल राशि बढ़ा देना काफी नहीं, महंगाई बढ़ती रहे और पेंशन स्थिर रहे तो कुछ साल बाद वही समस्या फिर खड़ी हो जाती है। इसलिए चर्चा इस बात की भी होती है कि पेंशन में महंगाई के हिसाब से समायोजन होना चाहिए। सीधे शब्दों में, अगर भविष्य में किसी प्रकार का महंगाई समायोजन लागू होता है और मान लीजिए समायोजन की दर 50% के आसपास होती है तो 3000 भारतीय नेपाली रुपया की पेंशन व्यावहारिक रूप से बढ़कर 4500 भारतीय नेपाली रुपया तक जा सकती है। अगर समायोजन 60% के करीब पहुंचता है तो राशि 4800 भारतीय नेपाली रुपया तक जा सकती है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह कि अंतिम नियम और अंतिम गणना वही मानी जाएगी जो आधिकारिक आदेश या अधिसूचना में स्पष्ट होगी। इसलिए सही जानकारी के लिए अपने रिकॉर्ड और दस्तावेज मजबूत रखना उतना ही जरूरी है जितना अपडेट सुनना। ईपीएस 95 के लाभ को लेकर एक व्यवहारिक बात भी समझना जरूरी है। किसी भी सुधार या बढ़ोतरी का फायदा तभी बिना रुकावट मिलता है जब पेंशन धारक का यूएएन सही हो, एवाईसी अपडेट हो, बैंक खाता सक्रिय हो और आधार बैंक लिंकिंग में कोई तकनीकी गड़बड़ी ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि बढ़ोतरी की बात चलती रहती है लेकिन भुगतान के समय किसी के खाते में पैसा अटक जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि केवाईसी पेंडिंग है, बैंक विवरण पुराना है या आम जन्म तिथि में रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, अगर आप सच में चाहते हैं कि जैसे ही कोई लाभ लागू हो वो सबसे पहले और बिना देरी के मिले तो आज ही अपना यूएन, केवाईसी और बैंक विवरण जरूर चेक करिए। यह छोटी सी सावधानी बाद में बड़ा फायदा बनती है। अब इस खबर का सामाजिक असर भी समझिए। जब न्यूनतम पेंशन बढ़ती है तो इस असर केवल पेंशन धारक पर नहीं
पूरे घर पर पड़ता है। घर में तनाव कम होता है, दवा और जांच समय पर हो पाती है और बुजुर्ग व्यक्ति आत्मनिर्भर महसूस करता है। कई परिवारों में बुजुर्ग ही अनुभव का सहारा होते हैं, लेकिन आर्थिक दबाव के कारण परिवार में तनाव बढ़ जाता है। पेंशन में सुधार से वही दबाव घटता है और रिश्तों में भी संतुलन आता है। यही कारण है कि ईपीएस 95 के मुद्दे को सिर्फ योजना नहीं बल्कि और सामाजिक सुरक्षा की रीढ़ माना जाता है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, अगर आपके परिवार या मोहल्ले में कोई ईपीएस पेंशन धारक है तो ये जानकारी उसके साथ साझा करिए, क्योंकि कई लोग सिर्फ अनिश्चितता के कारण चुप रहते हैं और सही कदम समय पर नहीं उठा पाते। अब आते हैं दूसरी बड़ी अपडेट पर, जो उत्तर प्रदेश की सामाजिक पेंशन योजनाओं से जुड़ी है। यह खबर सीधे उन वरिष्ठ नागरिकों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगजनों और अन्य पात्र वर्गों के लिए राहत लेकर आती है, जिनकी मासिक जरूरतें इसी पेंशन पर टिकती हैं। यहां जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सरकार भुगतान को तेज और व्यवस्थित करने के लिए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए राशि सीधे बैंक खातों में भेजने पर फोकस कर रही है। चर्चा यह भी है कि कुछ चरणों में लाभार्थियों को एक साथ 3 महीनों की राशि मिलने की व्यवस्था हो सकती है, जिससे भुगतान में देरी से जो परेशानी होती है वह कम हो और लाभार्थी जरूरी खर्च समय पर कर सके। कई लाभार्थियों के लिए 3 महीनों की राशि एक साथ मिलना इसलिए भी बड़ा सहारा बनता है क्योंकि दवा, इलाज, किराया या घर की मरम्मत जैसे खर्च अक्सर एक साथ सामने आ जाते हैं और मासिक रकम में उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सामाजिक पेंशन योजनाओं का दायरा बड़ा है और इसमें कई श्रेणियां आती हैं। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य पात्र योजनाएं उन लोगों के लिए जीवन रेखा जैसी हैं जिनके पास कोई स्थायी आय नहीं है। यहां सबसे बड़ा आधार है पात्रता की पुष्टि और दस्तावेजों की शुद्धता। अक्सर भुगतान वहीं अटकता है जहां आधार बैंक लिंकिंग पूरी नहीं होती, बैंक खाता निष्क्रिय होता है या रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग अलग होती है। इस अपडेट के साथ सबसे जरूरी संदेश यह है कि अगर आप या आपके परिवार में कोई सामाजिक पेंशन का लाभार्थी है तो बैंक खाता सक्रिय रखें, आधार लिंकिंग ठीक रखें और किसी भी वार्षिक सत्यापन या अपडेट को समय पर पूरा करें। बहुत से लोग पूछते हैं कि डीबीटी में देर क्यों होती है। वजह सीधी है, डीबीटी सिस्टम गलत खाते में पैसा नहीं भेजता, इसलिए जैसे ही डेटा में मिसमैच आता है भुगतान रुक आता है। यह सिस्टम पारदर्शिता के लिए अच्छा है, लेकिन लाभार्थी के लिए दस्तावेज सही रखना जरूरी हो जाता है। अगर किसी लाभार्थी का आधार लिंक नहीं है या बैंक ने केवाईसी अपडेट नहीं की तो वही लाभ सबसे पहले रुकता है। इसलिए अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, महिला लाभार्थी हैं या दिव्यांग लाभार्थी हैं तो उनके लिए यह एक जरूरी काम है कि बैंक जाकर एक बार विवरण सत्यापित कर ले। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, अगर आप चाहते हैं कि पेंशन समय पर आए और किसी तकनीकी कारण से न रुके तो अपने आसपास के लाभार्थियों की मदद जरूर करें, क्योंकि कई बुजुर्ग अकेले यह काम नहीं कर पाते। इन दोनों अपडेट्स का एक साझा संदेश है, सेवा के बाद सुरक्षा और सम्मान। एक तरफ ईपीएस 95 के तहत निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन का मुद्दा है, दूसरी तरफ सामाजिक पेंशन के तहत समाज के जरूरतमंद वर्गों की आर्थिक सहायता का विषय है। दोनों में बात एक ही है कि बुजुर्ग और पात्र लाभार्थी सम्मान के साथ जी सके, इलाज के लिए परेशान न हो और घर चलाने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी योजना का अंतिम रूप वही होता है जो आधिकारिक अधिसूचना में लिखा होता है। इसलिए जहां भी आपको कोई तुरंत लागू, आज ही पक्का या गारंटी जैसी बात सुनाई दे
वहां पहले आधिकारिक पुष्टि जरूर देखिए। सही सूचना आपको मजबूत करती है, गलत सूचना आपको उलझा देती है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चाहते हैं कि पेंशन, सरकारी योजनाओं, भुगतान अपडेट और दस्तावेज संबंधी जरूरी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, तो इस तरह की रिपोर्ट से जुड़े रहिए और अपने घर के बुजुर्गों को भी ये बातें समझाइए। कई बार ई जानकारी किसी बुजुर्ग के लिए महीनों की परेशानी खत्म कर देती है। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो इसे अपने परिवार, रिश्तेदारों और खासकर पेंशन धारक साथियों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि किसी का हक सिर्फ जानकारी की कमी से न छूटे। और हां, जो लोग रोज आना ऐसी उपयोगी जानकारी चाहते हैं, वे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि अगली बार कोई नया अपडेट आए तो आप उसे मिस ना करें। अब एक जरूरी सावधानी भी समझिए। किसी भी पेंशन या योजना के नाम पर ओटीपी मांगना, बैंक विवरण मांगना या और जल्दी फॉर्म भरवा दूंगा कहकर पैसे लेना, ऐसी चीजों से दूरी रखें। आवेदन हमेशा आधिकारिक पोर्टल, जनसेवा केंद्र या संबंधित विभाग के कार्यालय से ही करें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और किसी को ओटीपी न बताएं। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आपकी सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी जानकारी, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत तेजी से फैल रही है। अंत में यही कहा जाएगा कि आने वाला समय पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण है। ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन पर जो चर्चा आगे बढ़ रही है, वह लाखों परिवार उनके लिए उम्मीद जगाती है। उत्तर प्रदेश की सामाजिक पेंशन योजनाओं में डीबीटी के जरिए भुगतान को मजबूत करना, जरूरतमंद वर्गों को समय पर सहायता पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम है। आप अपने दस्तावेज अपडेट रखें, बैंक खाता सक्रिय रखें और किसी भी अपडेट के लिए केवल भरोसेमंद और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।